लाइव हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप लोग भी क्लास 12th में हैं और आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड से फाइनल एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट का, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग का जो है फाइनल एग्जाम का रूटीन आ चुका है, ठीक है? तो आप लोग का जो है 2 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो 9 फरवरी के दिन, ठीक है? 9 फरवरी के दिन आप लोग का जो है हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, ठीक है? हिस्ट्री का पेपर यदि आप लोग चाहते हैं हिस्ट्री में आप लोग कम से कम 80 टू 90% स्कोर करना, ठीक है? तो आप लोग को सब्जेक्टिव का भी पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी 300 ऑब्जेक्टिव कराया है, उससे आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव, यदि आप लोग ये सब्जेक्टिव सभी कवर कर लेते हैं, ठीक है? 80 सब्जेक्टिव है। देखिए, शॉर्ट में आप लोग को रहता है 30 क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें आप लोग को 15 क्वेश्चन बनाना रहता है। और लॉन्ग में आप लोग को रहता है 8 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, ठीक है? यानी 15 4 19 क्वेश्चन टोटल आप लोग को बनाना रहता है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है? यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्लास को, तो आप लोग को 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? इतना मेरा गारंटी है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है? और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर, सभी विषय का यहाँ धीरे-धीरे हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग घबराइए मत, जितना भी मैं आप लोग करा रहा हूँ बस उतना कवर करते जाइए, ठीक है? और आप लोग एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है? इतना मेरा गारंटी है। आप लोग सभी क्लास को कम से कम अटेंड कीजिए। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखिए, यहाँ पर आप लोग को 300 ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा, ठीक है? 300 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा। मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव का क्लास करा दिया है 300 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? इससे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सारा मिल जाएगा, ठीक है? यदि आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, मैं इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर की पूरा बताऊंगा, जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए, ठीक है? चलिए, यहाँ से आप लोग देखिएगा सब्जेक्टिव आप लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी है आप लोगों को। चलिए, यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है? उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी इसमें आप लोग को इंक्लूड है। टोटल 80 क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? पूरा वीडियो देखिए, सुनने से भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है? और थोड़ा बहुत जो बचेगा आप लोग पीडीएफ लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? हो सकता है इस बार ही आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आए। पहला क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ सुनिएगा, सिर्फ सुनना है आप लोग को, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई, ठीक है? इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 यानी कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, ठीक है? इस कारण वस्तु के काल की गणना की जाती है, जिस कारण जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी प्राचीनतम मानी जाती है। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी प्राचीनतम यानी पुरानी मानी जाती है। पदार्थों में C14 यानी कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग को इससे बाहर आप लोग को एक भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ बस आप लोग उतना कीजिए, ठीक है? आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सभी क्वेश्चन एक जगह आप लोग को मैं आप लोग एक जगह आप लोग को करा देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की विवेचना करें तो ये आप लोग को दीर्घ में भी मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर लिखिएगा, रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है, परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति यह सीमा और बढ़ गई। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पूर्व विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। यह सभ्यता
उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरौन समुद्र तट से लेकर उत्तर में, यहाँ देखिएगा थोड़ा बहुत इसमें और है, पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। ठीक है, इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों में सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, आप लोग विश्वास मानिए। ठीक है, ये पूरा क्लास आप लोग कर लेते हैं, सब्जेक्टिव का टेंशन सच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, थोड़ा क्लास लंबा होगा तो आप लोग पूरा क्लास को देखिए। ठीक है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ठीक है, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री भी पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रमाणिक है जो ऐसे सामग्री के आधार बनकर लिखा जाता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री में खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उस सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। चलिए आवाज आप लोग की आ रही है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को पूरा क्लास देखना है, थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। तो इसका लिखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। ठीक है, उसके बाद है गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलालेख द्वारा ढक दिया गया था। ठीक है, नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर यानी मोखे भी बनाए गए थे। ठीक है, नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। आप लोग यदि पूरा क्लास गुड मॉर्निंग आप लोग जुड़िए। ठीक है, सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोग को जितना भी वायरल पेपर होगा। ठीक है, यदि आप लोग देखिए इसमें 80 ऑब्जेक्टिव टोटल है। ठीक है, आप लोग को 19 क्वेश्चन मेरा मिलाना उद्देश्य है। ठीक है, देखिए लॉन्ग में आप लोगों को शॉर्ट में बनाना रहता है 15 क्वेश्चन। ठीक है, 30 में, और लॉन्ग में 4 क्वेश्चन ही बनाना रहता है 8 में। ठीक है, तो आप लोग को 19 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो। गुड मॉर्निंग। चलिए, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखना है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा अन्नागार। ठीक है, अन्नागार क्या था। मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। ठीक है, हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए। ये जो कतारों में 6 की संख्या है, ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरे पर है एवं प्रत्येक का आकार 15.28 मीटर इंटू 6.09 मीटर है। अन्नागार में, ये आप लोग को आकार भी आप लोग को याद रखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, पूछा जाता है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी।
ठीक है, अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। उसके बाद देखिएगा अन्नागार का सुदृढ़ आकार, प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा उसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। इस प्रकार से आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट अभी तक हो चुका है। चलिए सोनी कुमारी जुड़ चुकी है। ठीक है, पवन जी। ठीक है, आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी सभी को हेल्प हो जाए। ठीक है, आप लोग सेल्फिश मत बनिए, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए ताकि सभी जुड़ पाए इसमें। चलिए आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा इसका मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। उसके बाद देखिएगा नाली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलालेख द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई, कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर यानी मोखे भी बनाए गए थे। नालियों के बीच इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। चलिए कौन जुड़ गई है, मोनी कुमारी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प हो पाए। इस वीडियो को आप लोग करना बहुत ही नीड है। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोग कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है, शुरू से पढ़ रहे हैं, लास्ट में आप लोगों को ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसमें, ठीक है, 90% स्कोर करके आया हूँ। ठीक है, मेरा अनुभव से आप लोग कम से कम पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ और सब्जेक्टिव टेंशन खत्म। ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको छोड़ के खुद से लाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टोटल 80 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, टोटल आप लोग को पूरा वीडियो को क्लास देखना है, आप लोग को पूरा क्लास अटेंड करना है। चलिए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेखन किसे कहते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्लास होगा ये आपको। ठीक है, इसका आंसर लिखेगा, वैदिक काल के पश्चात मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक के इतिहास लेखन में अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। हमें उन सभी राजाओं एवं अन्य लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अभिलेख खुद खुदबा कर तत्योगिन इतिहास को सुरक्षित करते हुए हम तक पहुंचाया। अभिलेख उन्हें अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेख में तत्योगिन शासक एवं उनके महत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। मौर्यकालीन प्राचीन महानता सम्राट अशोक के भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। मात्र इन अभिलेखों के द्वारा ही हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के प्रयास, मानवता की सेवा के विचार आदि की भली भांति समझ रखते हैं। इतिहास लेखन की कितनी अहम भूमिका है इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि डी.आर. भंडारकर महोदय ने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सलाद प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बोलिए बोलिए आप लोग क्या प्रॉब्लम है। मैं खुद आप लोगों को यहाँ 90% स्कोर करके यहाँ पर आप लोग को ये सब क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सब्जेक्टिव कहीं से पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर आप लोग को बहुत सारा भी क्लास मिलेगा। ठीक है, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए मनी कुमारी क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, एक बात पूछना है, पूछिए पूछिए क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोग को जवाब दे देता हूँ। ठीक है, क्या लिखे हैं, भूमिका, भूमिका कौन है।
क्वेश्चन पूछिए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आप लोग को फालतू क्लास नहीं होगा, बस क्वेश्चन पूछिए क्या दिक्कत है आप लोग को। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस परेशान कर रहे हैं आप लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधार कला की विशेषता। ठीक है, गांधार कला की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर कर दिए, बस आप लोगों से इतना ही गुजारिश है। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ भी मैं आप लोग को फ्री में दूंगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में दोनों को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, उसी में आप लोग को पीडीएफ मिलेगा इसका। ठीक है, आप लोग को क्लास करके एक बार पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना है, आप लोग को माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, इतना विश्वास रखिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गांधार कला की विशेषताएं निम्नलिखित है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, चलिए पॉइंट बना के लिखिएगा। नंबर 1 में लिखना है, मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है। मूंछों एवं लहरदार बालों का भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा बहुत और इसमें इंक्लूड कीजिएगा आप लोग। पॉइंट बना के आप लोग को लिखना है। ठीक है, पॉइंट बना के जितना लिखिएगा आप लोग को उतना एक भी नंबर आप लोग को नहीं कटेगा। पॉइंट बना के आप लोग लिखिए। ठीक है, पॉइंट सबसे बेस्ट रहता है, पॉइंट वाइज। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है, उनके पैरों में जूते जूते दिखाए गए हैं, प्रभा मंडल सदा और अलंकार रहित है। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद 90% यहाँ स्कोर करके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग मार्कशीट भी मेरा मंगवा सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो। ठीक है, आप लोग विश्वास रखिए एक बार। ठीक है, एक बार विश्वास आप लोग कीजिए, फाइनल एग्जाम में आप लोग तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 3 नंबर देखिएगा पॉइंट, शरीर से अत्यंत सट्टे अंग प्रयत्न दिखाने वाले पारदर्शी वस्त्रों का अंकन हुआ है, जिसमें सलवटे तक स्पष्ट देखी जा सकती है। चलिए 4 नंबर पॉइंट लिखिएगा, अनुपम अनुपम नक्काशी भी एक इस शैली की विशेषता है। चलिए 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को नहीं कटेगा यहाँ से। ठीक है, एक भी। चलिए यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करना है, तो यहाँ से लिखेगा, राज प्रसाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वास्तुकार का बेजोड़ उदाहरण है। फाहियान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृत न होकर देवी देवों द्वारा निर्मित है। उसके बाद है, स्तूप बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर ह्वेनत्सांग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, सांची का स्तूप मौर्य वास्तु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। लौकिकता क्या है, लोक कला, मौर्य योगिन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हैं। इनमें मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, मणिभद्र एवं पटना के दीदा। चलिए क्लास स्टार्ट है। ठीक है, चलिए ज्वाइन कीजिए आप लोग क्लास। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर भी कंप्लीट होता है, 9 नंबर कंप्लीट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेगा, मौर्य मौर्यकालीन नगर प्रशासन का पर प्रकाश डाले। मौर्यकालीन नगर पर प्रकाश डालना है, तो नगर प्रशासन आप लोग को पहले लिखना है, उसके बारे में आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन नगर प्रशासन का विवरण दिया है। ठीक है, उसके अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक सभा करती थी। नगर सभा प्रशासन 6 समितियों द्वारा करती थी, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। 6 समितियों में से एक का काम नौसेना का संचालन करता था, जो द्वितीय यातायात और खान पान का संचालन करती थी।
तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वरोहियों यानी घोड़ा वाला, ठीक है, का रथोरोहियों तथा छठे का काम हाथियों का संचालन करना था। इस प्रकार का आप लोगों को सेना देखने को मिलता था, ठीक है। चलिए लाइट आ चुकी है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। मैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प, वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एक बार विश्वास देखिए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो आप लोग का सबसे बेहतरीन स्कोर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए जितना भी मैं आप लोग करा रहा हूँ आप लोग को डायरेक्ट 80 के बाहर आप लोग को पढ़ना ही नहीं, ठीक है। 80 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए, इतना मैं आप लोग को शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इतना भी आप लोग नहीं कर पाइएगा दिक्कत है, ठीक है। 80 क्वेश्चन को आप लोग को कवर करना पड़ेगा हर हाल में। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए आवाज आ रही है आप लोग को, ओके है, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय इसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसी में मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय इसी को कहा जाता है विक्रमादित्य, ठीक है, की उपलब्धियों का वर्णन करना है। चलिए यहाँ से लिखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी का नाम है विक्रमादित्य, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका शासन काल है 375 से 1404 ईस्वी तक, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रधान राजमहिषी दत्त देवी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट था, ठीक है। विक्रमादित्य उसकी उपाधि है। उसने राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था, ठीक है। उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त का विवाह बटाकट रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त ने बटाकटों की क्या है, बकाटकों की सहायता से काठियावाड़ा के शकों का अंत किया, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ पर अंकित चंद्र संभवतः उसकी शासन का है, ठीक है। चलिए नवरत्न के बारे में इनका आप लोग थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, नवरत्न के बारे में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग न्यू स्टूडेंट जितने भी है, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है। नवरत्न के बारे में यहाँ से लिखिएगा। नवरत्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे, तो 9, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इनके दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, तो सभी का नाम आप लोगों को याद रखना यहाँ से जरूरी है, ठीक है। पहला है शंकु, दूसरा है बेताल भट्ट, तीसरा है कालिदास, उसके बाद यहाँ देखिएगा, पहला है शंकु, दूसरा है छपनक, तीसरा है घटक पर्र, उसके बाद देखिएगा यहाँ 7वां है, चौथा है बेताल भट्ट, 5वां है बारहमिहिर, उसके बाद देखिएगा 6ठा है बरूची, उसके बाद 7वां है कालिदास, 8वां, ये सभी नवरत्न है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न थे। 8वां है कौन, अमर सिंह, और 9वां है धनवंतरी, ठीक है। तो आप लोग को ये सभी नवरत्न आप लोग को याद रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें ऐड कीजिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ऐड करना है, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया था। फाहियान किसके समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा। फाहियान जो थे चीनी यात्री, किसके समय में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। 399 से, ठीक है, 1404 तक उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। तो फाहियान कब आया था भारत, 399 से 1404 तक उसमें भारत में रहे थे, ठीक है। और विभिन्न भारत के बहुत सारे जा के वहां पर आप लोग क्या किए थे, भ्रमण किए थे, यानी घूमे थे, ठीक है, शिक्षा ग्रहण किए थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या है गया। चलिए आप लोग कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग कौन कौन जिला से यहाँ जुड़े हैं, ठीक है। मैं भी अपना जिला का नाम बताऊंगा, मैं आप लोगों को किस जिला से पढ़ा रहा हूँ, बिहार से हूँ मैं भी, ठीक है। तो आप लोग पहले अपना अपना जिला बता दीजिए, ठीक है, उसका मैं भी अपना जिला का नाम बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि संतुलन बना रहेगा इसमें, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले 2 विदेशी यात्रियों एवं उनके यात्रा वृत्तांत
यात्रा वृत्तांत का नाम लिखना है, ठीक है। भारत आने वाले 2 विदेशी और उसका यात्रा वृत्तांत क्या था उसको भी लिखना है। चलिए यहाँ से देखिएगा, विदेशी यात्रियों के विवरण। चलिए विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को लिखना है, ठीक है। देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें तत्वयोगीन भारत की कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ऐड कीजिएगा, सामाजिक, आचार विचार, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना आप लोग को नहीं लिखना है, बस इतना तक ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। उतना आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा बहुत मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है। आप लोग अपना जिला का नाम लिखिए, ठीक है। एक लिखे हैं गया जिला से कौन कौन है, तो आप लोग अपना अपना जिला बताइए, ठीक है। कौन कौन जिला से आप लोग यहाँ जुड़े हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट वीवीआई लगाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त की नेपोलियन के समुद्रगुप्त को नेपोलियन, यहाँ को कर दीजिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, कहा जाता है ना भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। भारत का समुद्र नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ से नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, देखिए भारत का, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एक ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत खूब हार्ड बनाएगा तो ये क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था, विसेंट स्मिथ के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को बहुत सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। औरंगाबाद से हैं, ठीक है। चलिए आगे आप लोग बताइए, बिहार से तो आप लोग हैं ही, ठीक है, हम लोग जानते हैं बिहार से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही क्लास हो रहा है ना। तो आप लोग कौन जिला से, अपना जिला का नाम बताना। ठीक है, आप गया जिला से हैं। चलिए यहाँ से देखिएगा आप लोग, नेपोलियन से तुलना क्यों की गई, विसेंट स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त की दिग्विजयों को देखते हुए, ठीक है ना, उसकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की है। और किससे की थी, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस के, ठीक है, सम्राट थे वहां के। और इसका शासन काल था, इसी के समय में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति भी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के समय में। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, किन्होंने कहा था, विसेंट स्मिथ, ठीक है। नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त किसने कहा था, विसेंट स्मिथ, ठीक है। वस्तुतः यह तुलना तो यही, मगर उसका कथन गलत है, चूंकि चूंकि समुद्रगुप्त का काल है 350 से 375, ठीक है। नेपोलियन ने 1400 वर्ष पूर्व का, अंततः उन्हें कहना यह चाहिए था कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। वैसे भी महाद्वीपीय विस्थापन के पश्चात नेपोलियन का नेपोलियन का पराभव हो गया, मगर समुद्रगुप्त अंत तक दिग्विजयों तक रहा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वेस्ट चंपारण से हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बोलिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। मैं बीच बीच में आप लोगों से एक एक क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, ठीक है। ईरान का नेपोलियन पूछा जाता है, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन आप लोग देख लिए हैं, समुद्रगुप्त, ठीक है। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक है। ईरान का नेपोलियन, चलिए जो भी जवाब देंगे वो 90% वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, 90% उनका जरूर आएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध किसके समय में हुआ था, अशोक के समय में, ये बात आप लोग को याद रखना। और कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। यहाँ से देखिएगा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था, ठीक है। अशोक ने किया था, कब किया था, 261 ईसा पूर्व, ईस्वी ने, ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में नेपाल
संपूर्ण उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान तथा बैक्टीरिया सम्मिलित हो गए। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है, इस देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक किस शिलालेख में है? तो 13 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाता है। मैं यहाँ से आप लोग को, चलिए बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कौन है? आदर्श। ठीक है, बिल्कुल सही। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, बिल्कुल। आप लोग 90% वाले स्टूडेंट है यार। ठीक है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं आदर्श कुमार। चलिए आप लोग पूरा क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहा था, अशोक, कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत और देखिएगा। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। उसने अब कभी भी अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय गठित सेना भंग कर दी। ठीक है, अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय किया। ठीक है, इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति अपनाई। समस्त भारत सहित विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे गए। ठीक है, इसलिए अशोक की महानता सम्राट कहा जाता है, अशोक को सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अब ठीक है थोड़ा बहुत इसमें और ऐड कीजिएगा। अब उनके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया, लोग कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज आ रही है? ओके है? जाइए आप लोग इंग्लिश क्लास भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश क्लास भी है तो आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग को हिस्ट्री 100 मार्क्स का, ये आप लोग को भूलना नहीं हो। आप लोग हल्के मत लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग चाहिएगा तो अच्छा 80 to 90% आराम से स्कोर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आदर्श कुमार, आप लोग किस जिले से? आप लोग अपना अपना जिला बताइए। ठीक है, आप लोग जिला नहीं बता रहे हैं, किस किस जिले से आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जुड़े हैं? ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, बात थोड़ा कम होगा। आप ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारा है, थोड़ा लॉन्ग मैराथन टाइप का आप लोग का चलने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जिसको जाना है जाने दीजिए। ठीक है, जाना है जाने दीजिए, जाने वाला कौन रोका है बताइए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो अंत तक रहेगा वही विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी करना है। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी करना, तो यहाँ से लिखेगा अशोक का अभिलेख। ठीक है, अशोक कालीन इतिहास, साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक दृष्टिकोण से समझने में अशोक के अभिलेख अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो भारत के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। देवदत्त रामकृष्ण भंडारक महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ से अशोक के अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, अशोक के अभिलेख कितना वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। ठीक है, तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। ठीक है, तीनों बात आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा। अशोक का अभिलेख 3 कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। 3 दे देगा और 1 नहीं देगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा ये, या तो इनमें सभी भी दे सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट जितने भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को देखिए इंग्लिश वो गए हैं क्लास करने, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। मैं आप लोग को इंग्लिश का भी मैराथन कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश का भी मैं आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा जो डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आप लोग अपना अपना जिला कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, जिसको जाना है जाने दीजिए, मैं आप लोग को सारा विषय यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ये हिस्ट्री है, उसके बाद आप लोग को हिंदी का भी करवाऊंगा, इंग्लिश का भी करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग का जो जो सब्जेक्ट है। चलिए अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध के रूप में आप लोग कैसे लिखना है? अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात
8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त किया। मैंने आप लोग को थोड़ा देर पहले भी बताया, ठीक है। कलिंग पर विजय प्राप्त किया 8वें वर्ष। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय द्रवित हो गया। अब उसने अब कभी भी अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की, ठीक है। आगे देखिएगा, अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय लिया। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, अशोक बताता है कि धर्म पालन के लिए आवश्यक है, धर्म पालन के लिए क्या क्या आवश्यक है ये सब बताना है, ठीक है। तो ये सब 5-6 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। प्राणों की त्याग ना करना, दूसरा है माता पिता की सेवा करना, उसके बाद है वृद्धों की सेवा करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, उसके बाद है ये सभी धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक शर्त है, ठीक है। मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, शर्मनों, उसके बाद है एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। उसके बाद है एक पॉइंट और देखिएगा, अल्प अल्प व्यय एवं अल्प संचय, अल्प व्यय और अल्प संचय, ठीक है। चलिए, अशोक के पांच पांच दुर्गुण बताना है। अशोक के 5 दुर्गुण क्या क्या है? उग्रता, ठीक है, दुर्गुण है ये। निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, ये सभी अशोक के दुर्गुण है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, मैं आप लोगों से बीच बीच में एक एक क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ठीक है। चलिए, पानीपत के बारे में आप लोग जानते हैं, पानीपत का तीनों युद्ध को आप लोग को कमेंट में, और कब और किसके साथ हुआ, ठीक है, किसके बीच हुआ था और कौन विजय हुआ, सभी चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। महाभारत में वर्णित चलिए, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का वर्णन करना है। तो यहाँ से लिखिएगा आप लोग उत्तर। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार ये निम्नांकित है। पहला है ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह, यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज भी यही विवाह प्रचलित है। अभी जो विवाह होता है ब्रह्म विवाह के रूप में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 2 नंबर पॉइंट है इसमें, दैव विवाह। 2 प्रकार का विवाह है। तो विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह सदैव विवाह कहलाता है। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि मनोबल मेरा भी बना रहे। तो ये सभी विवाह का प्रकार है। आर्ष विवाह देखिएगा, वर्ष से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे कराता था, यानी दहेज के रूप में आप लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है, दहेज के रूप में। आप लोग को सभी का, चलिए, अनिल राज बिहारी, ठीक है, ये कमेंट किए हैं। पानीपत का युद्ध पहला हुआ था 1526, दूसरा 56, तीसरा 1761। बिल्कुल सही लगाए हैं, बिल्कुल सही आदर्श अनिल कुमार, ठीक है, अनिल राज, बिल्कुल सही लगाए हैं आप। चलिए आगे देखिएगा, तो विवाह क्या है, प्रजापत्य विवाह के बारे में आप लोग देखिएगा। विवाह वर से यह प्रतिज्ञा करता था कि अब वह उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करता था, ठीक है। ये सब विवाह का प्रकार है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, ये सब विवाह का प्रकार है, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे आ गए हम लोग, क्या विवाह का ये सब क्या है, प्रकार है, एक प्रकार का कह सकते हैं। कहाँ थे भाई, 17 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ तक हो गया था। असुर विवाह आप लोग देखिएगा, 5वां में क्या है, असुर विवाह। असुर विवाह क्या था, इसको भी आप लोग को देखना है। असुर विवाह आप लोग देखिए, चलिए असुर विवाह आप लोग देखिएगा क्या है। वर से यथाशक्ति धन न लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करता था, यह असुर विवाह कहलाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गंधर्व विवाह। जब वर व कन्या, ये सब विवाह का प्रकार है, जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे, वह गंधर्व विवाह कहलाता होता था, ठीक है। राक्षस विवाह देखिएगा, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना राक्षस विवाह कहलाता था, ठीक है। जबरदस्ती किडनैप वगैरह नहीं होता, अभी जैसे किडनैप होता है, ठीक है। तो बलपूर्वक किडनैप के रूप में, अपने भाषा में समझने के लिए। चलिए, पिशाच विवाह क्या था, देखिए,
सोती हुई अचेत पागल अथवा दमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, इसमें प्रथम चार उत्तम एवं अंतिम चार निंदनीय मान माने गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या लिख रहे हैं आदर्श जी, आप इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं। यही सब एग्जाम में लिखना है क्या आप लोगों को? आप कितनी सुंदर हो, ये सब गलत है। ठीक है, आप लोग बस क्लास कीजिए यहाँ पे, और मैं आप लोग को बीच में क्वेश्चन देता हूँ उसका जवाब दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा बात आप लोग मत कीजिए। अब इतना अच्छा जवाब दिया, मैं आप लोग को तारीफ थोड़ा सा कर देता हूँ, बस आप लोग हो गए। चलिए आगे देखिएगा, यूट्यूब आप लोग एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्लास नहीं कीजिए सही से। महाभारत के महाभारत के महत्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, महाभारत के महत्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ से लिखिएगा महाभारत महाकाव्य एवं एवं उसके प्रमुख अंश शांति पूर्व एवं श्रीमद् बंद्रिता प्राचीन काल से अब की नैतिक चारित्रिक तक एक एवं आध्यात्मिक उन्नति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें लिखिएगा आप लोग यहाँ से। महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय में 84 श्लोक में महाभारत का महत्व प्रकाश से डालते हुए लिखा गया है। संसारी जब संसार संसारी जीव जब ज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हो, तब यह भारत ज्ञानज्ञ की शकला लगाकर उसकी आंख खोल देता है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, अपितु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। इस कथन की पुष्टि के साथ साथ महाभारत के प्रभाव को हम महात्मा गांधी के उस कथन में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जहां तहां कुछ श्लोकों को क्या है टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। थोड़ा सा और इसमें ऐड कीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बस इतना ही आप कंफर्म कर दीजिए। चलिए आवाज आ रही है, आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, ओके लिख दीजिए, मैं आप लोग को समझ दूंगा। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ओके लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग मैं समझ जाऊंगा। चलिए आवाज आ रही है, ओके है। चलिए ओके, आवाज आ रही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, थोड़ा आप लोग क्लास लॉन्ग होगा, आप लोग पूरा क्लास को अटेंड कर कर ही जाइएगा कहीं भी। ठीक है, आप लोग को ये क्लास करना बहुत ही नीड है। चलिए आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत संगतियां क्यों बुलाई गई। ठीक है, चतुर्थ बहुत संगति का महत्व क्या है। देखिए बहुत संगति टोटल कितना हुआ था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, टोटल बहुत संगति कितनी हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। कितना बौद्ध संगति हुआ है? 4। ठीक है, टोटल बौद्ध संगति पूछा जाएगा कितना हुआ था? 4। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडन वन में किया गया। चलिए पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था। ठीक है, यह संगति कनिष्क के काल में बुलाई गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में बुलाई गई थी, और इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, इस संगति का आयोजन इस आशय से किया गया कि बौद्धों के मतभेदों को दूर किया जा सके। ठीक है, इस संगति में महासंधिगों का बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर पारमौनिक भाष्य विभाष शस्त्र की रचना इसी संगति में हुई है।
ठीक है। इस संगति के पश्चात ही बौद्ध अनुयायियों हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था। ठीक है, देखिए बौद्ध अनुयायी दो भाग में बटा था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के ही कारण, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हुआ था। ठीक है, न्यू स्टूडेंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जितना भी, चलिए पहला बौद्ध संगति आप लोग जवाब दीजिए, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति पहली सदी में हुआ था। ठीक है, पहली शताब्दी में, 98 ईसा पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, लगभग पहली सदी में हुआ था। पहला बौद्ध संगति आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक्स्ट्रा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिरत्न महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया। ठीक है, तो त्रिरत्न के बारे में आप लोग जान लीजिए। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न होगा। ठीक है, पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? यहाँ से देखिएगा, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। उसके बाद देखिएगा सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, उसके बाद सम्यक आचरण देखिएगा, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न के प्रति संभाव की ही सम्यक आचरण है। उसके बाद है सुख दुख, सुख दुख थोड़ा सा इसमें और ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है। ठीक है, चलिए इतना तक ही 20 का हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इतना ही आप लोग को लिखना है, इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाँ 4 हुआ था, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 4 बहु संगति हुआ था। प्रथम कब हुआ था इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, प्रथम बहु संगति कब हुआ था? चलिए आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, स्तूप क्या है? स्तूप के प्रकार लिखिए, उनकी संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग लिखिएगा, स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला या ढेर होता है। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या होता है? टीला या ढेर। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उसकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। ठीक है, सामान्य इन्हीं को स्तूप कहते हैं। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें अग्नि अग्नि को क्या है? नगरी की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। ठीक है, ऐसी ऐसी पर ऐसा प्रतीत होता है कि स्तूप का संबंध मृतकों के दाह संस्कार से था। मृतक के दाह संस्कार उपरांत बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। ठीक है, चूंकि स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के पश्चात न बौद्ध धर्म के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ठीक है, पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने, कालांतर में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अशोक वादन से पता चलता है कि मौर्य सम्राट अशोक के बुद्ध के अवशेषों के ही हिस्से हर महत्वपूर्ण नगर में बंटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध परंपरा में अशोक द्वारा 8400 स्तूप निर्माण किया गया था। ठीक है, तो स्तूप का आप लोग कुछ प्रकार देख लीजिए। ठीक है, स्तूप का आप लोग को कुछ प्रकार देखना है, तो यहाँ से देखिएगा स्तूप के प्रकार। पहला है, स्तूप के 4 प्रकार हैं। ठीक है, पहला स्तूप का प्रकार देखिएगा शारीरिक। शारीरिक के बारे में आप देखिएगा, इसमें बुद्ध या उसके शिष्य की स्थिर अथवा शरीर के विभिन्न अंग, दांत, नाखून या केस, ठीक है, रखे जाते थे। पारिभौमिक स्तूप, ये सब स्तूप के प्रकार है प्यारे साथियों। ठीक है, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई लाई वस्तुओं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका एवं आसन आदि रखे रखे थे। ठीक है, चलिए 3 नंबर स्तूप देखिएगा, ये सब स्तूप का प्रकार है। 4 स्तूप का प्रकार है, देखिएगा उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका आप लोग प्रस्तावना नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ अलग है। ठीक है,
ये स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर उनकी स्मृति स्वरूप निर्मित किए गए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चौथा स्तूप है संकल्पित। ठीक है, ये बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है। चलिए, स्तूपों की संरचना आप लोग देखिएगा। स्तूपों की संरचना, आप लोग फालतू कमेंट मत कीजिए, मैं आप लोग क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, स्तूपों की संरचना देखिएगा। स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप, आप लोग कमेंट गलत मत कीजिए। ठीक है, स्तूपों की संरचना, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। उसमें मेधि चबूतरे से कहते हैं, ठीक है, के ऊपर उल्टे कटोरी की आकृति का चूहा, ठीक है, बनाया गया, जिसे अंड कहते थे। इस अंड की ऊपर चोटी चोटी सिरे पर चपटी होती थी। उसके बाद है जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, हमें हरमिस्का कहते हैं। ठीक है, इसे हरमिस्का कहते हैं। ठीक है, यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हरमिस्का का अर्थ देवता का निवास स्थान होता है। स्तूपों को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेरा जाता है। ठीक है, जिसे वैदिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैदिक कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थान पर क्या है? प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं? गुस्सा हो गई? आप लोग यही बात करने के लिए आते हैं? आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। मुगल कालीन सिक्कों टकसाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन सिक्कों टकसाल पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 1570 ईस्वी में अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए। ठीक है, अशोक ने 1570 मुद्रा प्रणाली पर सुधार किए थे। ख्वाजा अब्दुल रसमद को दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अकबर के समय सोना चांदी तांबे तांबे गोल एवं चकोर सिक्के चलाए गए। सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम एवं जारी किए किए गए वर्ष का उल्लेख होता है। 200 था। ठीक है, कुछ सिक्कों पर कुरान की आदतें भी लिखी होती थी। कुछ सिक्के निम्न थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ज्योग्राफी और होम साइंस सभी का होगा, इंग्लिश का भी होगा, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, सभी विषय का होगा, आप लोग घबराइए मत। धीरे धीरे ही नहीं होगा, एक ही बार तो संभव नहीं है। धीरे धीरे सभी का मैराथन लूंगा, आप लोग को डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का भी होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी, होम साइंस का भी होगा। ठीक है, मैराथन सभी का सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा आप लोग। नहीं नहीं, यहाँ उर्दू नहीं होगा। ठीक है ना, हिंदी हिंदी तक होगा, उर्दू नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, उर्दू का क्लास यहाँ नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से लिखिएगा आंसर। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ठीक है, अकबर ने अपनी अपनी अधिकारी राजा टोडरमल की सहायता से भूमि बंदोबस्त प्रणाली को और अधिक हारिक बनाया है। विंसेंट स्मिथ एवं एंड आदि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली में दोष निकालने के प्रयास किए, किंतु वास्तविकता से हम आईने ए अकबरी से समझ सकते हैं। इससे पता चलता है कि अकबर की भू राजस्व प्रणाली कृषकों के लिए लाभदायक थी। इस तारतम्य में प्रोफेसर श्री राम शर्मा, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद एवं डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी आदि के अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली को उचित बनाया है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं कि, तो इसका पॉइंट आप लोग बनाइएगा। यहाँ से पहला दिए हैं, अकाल तथा
सूखा पड़ने के समय कृषकों की भूमि कर के छूट दी गई। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट देखिएगा, कृषकों को तकावी वितरण किए गए ताकि बीज, पशु, कृषि यंत्र आदि ले सके। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश काल की तुलना में कर की दर कम थी, यह उपज उपज का 1/3 थी। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा, कृषकों को राज्य के अधिकारियों के धोखे तथा भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सरकार के व्यापक प्रबंध किए थे। तो 4 पॉइंट आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, आप लोग को नंबर नहीं कटेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट VVI लगाइएगा। ठीक है, आप लोग बस पढ़ाई का बारे में कमेंट कीजिए। चलिए, पढ़ाई के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, उसमें आप लोग को रोक नहीं है। ठीक है, आप गलत सलत कमेंट मत कीजिए, नहीं तो आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अकबर के नवरत्नों के नाम लिखना है। अकबर के नवरत्नों का नाम लिखना है, तो यहाँ से देखिएगा, अकबर के नवरत्न, पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी अकबर काल कला एवं साहित्य का संरक्षक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों को आएगा ही। ठीक है, इसके दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे, उन्हें अकबर के दरबार के नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, पहला आप लोग लिखिएगा, नवरत्न में पहला है अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। उसके बाद इसके बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पहला, दूसरा है हकीम हुमाम, तीसरा है मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद अबुल फजल है। ठीक है, उसके बाद है फैजी है, तानसेन है, ये सभी नवरत्न है अशोक अकबर के। ठीक है, उसके बाद है राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बीरबल, ये सभी है अकबर के नवरत्न। तो पहला आप लोग देखिएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा बहुत इसमें आप लोग एक्सप्लेन मैं आप लोग कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देगा आप छूटे नहीं। ठीक है, ये बैरम खां के पुत्र थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। फारसी, तुर्की तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। बाबरनामा का इन्होंने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाबरनामा जो था बाबर लिखे थे, बाबरनामा बाबर ही लिखे थे। ठीक है, पुस्तक, और इनको तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। कौन? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए हकीम हुमाम, हकीम हुमाम के बारे में देखिएगा, ये सम्राट की पाठशाला के प्रधान थे। सम्राट के पाठशाला के प्रधान कौन थे? हकीम हुमाम। ऑब्जेक्टिव में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे देखिएगा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये बापटा क्या है? बाप टूटता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। प्याज प्याज के अत्यधिक शौकीन थे। प्याज के अत्यधिक कौन शौकीन थे? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्याज के अत्यधिक अकबर के नवरत्न में कौन थे जो प्याज के शौकीन थे? तो मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, प्याजा नाम में ही है, जुड़ा हुआ। ठीक है, अबुल फजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अकबरनामा के लेखक एवं अकबर के मित्र थे। चलिए, अकबरनामा किसने लिखे? तो ऑब्जेक्टिव में बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखे थे? अबुल फजल, एवं अकबर के मित्र भी थे। नवरत्न के साथ ये मित्र भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, फैजी, फैजी के बारे में आप लोगों को लिखना है। फैजी अबुल फजल के भाई एवं शेख मुबारक मुबारक के पुत्र थे। ठीक है, गणित के लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में देखिएगा, इसका शासनकाल है 1535 से 1592। ये अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक थे। तो तानसेन कौन थे? अकबर के दरबार के गायक थे। ठीक है, तानसेन। चलिए आगे देखिएगा, 7 है राजा मान सिंह, ये भी नवरत्न में एक है। ठीक है, ये अकबर के प्रख्यात सेनापति थे। मान सिंह कौन थे? अकबर के प्रख्यात सेनापति थे मान सिंह। ठीक है, आगे देखिए, राजा टोडरमल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के वित्त मंत्री नियुक्त हुए हैं। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। ठीक है, नवरत्न में ये भी शामिल है। अकबर के काल में भूमि सुधार हेतु इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भूमि सुधार के रूप में भी इसे जाना जाता है टोडरमल को। ठीक है, बीरबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नवरत्न में एक थे। बीरबल के अत्यधिक हाजिर जवान एवं बाकपटु थे। ठीक है, अकबर ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। चलिए, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दिया था?
अकबर, ठीक है। बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दिया? बीरबल। ऑब्जेक्टिव में बनेगा, अकबर दिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा भाई, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, दो क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन देखिए, ये नहीं समझिएगा दोनों का अलग अलग आंसर होगा, तो दोनों का आंसर आप लोग को सेम लिखना है। पहला है दीन इलाही से आप क्या समझते हैं, या दीन इलाही पर संक्षिप्त निबंध लिखे। दोनों बात सेम है, ठीक है, दोनों बात सेम है यहाँ पे। दीन इलाही से आप क्या समझते हैं, अथवा यह दीन इलाही पर निबंध लिखना है, दोनों बात सेम है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, अकबर के दोनों का आंसर आप लोग को सेम ही लिखना है। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई 1562 में। अकबर ने 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। 1563 में ऑब्जेक्टिव में बनेगा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया? 1563 में, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव भी मैं बहुत सारा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं आया था, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने पर स्थापित 25 वाले क्या है अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1569 में अकबर ने महजर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय की अंतिम राय होगी, ठीक है। अकबर ने अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के द्वारा उसे उसे उनके धर्म की जानकारी ली, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इसमें आप लोग कुछ जोड़ लीजिएगा, हिंदू धर्म, ठीक है। पुरुषोत्तम एवं देवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा। कौन? अकबर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दूसरा है पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत देखिए। चलिए आगे देखिएगा पारसी धर्म के बारे में, ठीक है। दस्तूर मेहर की जी राणा से पारसी धर्म की जानकारी ली, ठीक है। इससे इससे प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना आरंभ की, ठीक है। दरबार से हर दरबार से हर समय अग्नि जलाने की आज्ञा दी। तीसरा देखिएगा जैन धर्म की शिक्षा आचार्य शांति चंद्र एवं हीर हीर विजय सूरी से ली। उसके बाद है सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का कर माफ किया। उसके बाद देखिएगा ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में क्या है गिरजाघर का निर्माण कराया। चलिए, इस प्रकार 25 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, न्यू स्टूडेंट जितने भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जितना भी मैराथन हो आप लोग को मिल सके, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को जितना भी वायरल पेपर होगा सभी कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। 300 ऑब्जेक्टिव आप लोग को उसी से फंस जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग वो 300 ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता का वर्णन करना है। विजय कला की स्थापत्य कला का विशेषता, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है। पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट में, विजयनगर में दुर्ग की किलाबंदी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इन किलाबंदियों द्वारा शहर कृषि क्षेत्र जंगलों को भी घेरा गया। सबसे बाहरी दीवार विजयनगर के चारों ओर ही पहाड़ियों को जोड़कर निर्मित की गई। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, विजयनगर दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के शहर तक सड़कें बनाई गई है। इनमें मेहराब व गुंबदों का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। 51, ठीक है, 51 विजयनगर में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
यह सड़क के प्रवेश द्वार से निकलती थी। सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य, चलिए अगला अगला पॉइंट लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की मंदिर स्थापत्य कला की अद्भुत है। विजयनगर के विजयनगर के शासकों ने तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर तथा बैलून के अन्यत्र केशव मंदिर, ठीक है, केशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर साम्राज्य का विट्ठल मंदिर पर ने इस्लाम भवन कला निर्माण कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्या भाई आप क्या कमेंट कर रहे हैं? नंबर नंबर किससे मांग रहे हैं आप? ये सब बहुत गलत है। मैं आप लोग को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। जो भी गलत कमेंट करेंगे ब्लॉक कर दूंगा। क्वेश्चन पूछे जवाब नहीं दिए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चलिए बोलिए इसका जवाब। चलिए नंबर मांग रहे हैं। आप लोग यहाँ ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ने दीजिए पढ़ने वाले बच्चे को, ठीक है। कमेंट पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें पॉइंट बनाइएगा। विजयनगर 6 नंबर में 4 नंबर पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य का राजभवन भी हम्पी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, ठीक है। इसमें एक राजा का दरबार हॉल और दूसरा सिंहासन मंच, दो प्रमुख है। सिंहासन मंच को विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कृष्णदेवराय द्वारा यह भवन उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। राजभवन की दीवारों पर फूल पत्ती एवं मनुष्य की प्रतिमाएं प्रतिमाएं निर्मित की गई। 5वां पॉइंट आप लोग लिखिएगा। आप लोग फालतू कमेंट काहे कर रहे हैं? आप लोग का एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा भी शर्म होना चाहिए, ठीक है। शर्म होना चाहिए आप लोग को। फालतू कमेंट कर रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं। देखिए यही सब बच्चा क्रॉस लग जाएगा, बस बोलेंगे क्रॉस लग गया, बोलेगा पढ़ने में तेज था लेकिन क्रॉस लग गया। यही सब कारण है, ठीक है। पढ़ने में तेज रहता है, यही नंबर उम्र के चक्कर में बर्बाद होते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। शहर और साम्राज्य में जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए शासकों एवं वास्तुविदों द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए विशाल कुंडों, जलाशयों, हौजों एवं नहरों आदि की व्यवस्था की गई। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। मीराबाई जानते हैं? चलिए इसके बारे में आप लोग लिखना है। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। पीडीएफ भी मिलेगा। बादल कुमार पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख, फिलहाल आप लोग क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा मीराबाई। मीराबाई का शासनकाल कब से कब तक था? तो कब से कब तक दिए थे? 1498 से 1498, 1573 AD, 1498 से 1573। चलिए 1498 में कौन आए थे? वास्को डी गामा, ठीक है ना। पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा 1498 में ही आए थे। इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। वो राजस्थान के मेरता के शासक रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी, ठीक है। मीराबाई बाई का जन्म 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, ठीक है। मेरथा के एक गांव कुसली में हुआ, ठीक है। मीराबाई को बालपन से ही कृष्ण के प्रतीकात्मक प्रेम था, ठीक है। 1516 में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र श्रेष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। उसके बाद क्या, मीराबाई अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, ठीक है। 1531 में राणा सांगा का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने मीरा को विष देखकर मारने का प्रयास किया। उन्होंने कृष्ण भक्ति की कई पदों का सृजन किया।
उसके बाद देखिएगा, उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतवर्ष की जबान पर है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। सूफीवाद देखिएगा, सूफीवाद बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। सूफीवाद, सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, ऊन। पश्चात विद्वान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्चिमानुपुष ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत ऊनी वस्त्र की जीवन की तथा विलासिता से दूर रहने की पर, प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते हैं। सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफी महत्व है, ठीक है। सूफी विचारधारा में पीर, ठीक है, पीर गुरु मुरीद शिष्य के बीच के संबंध पर काफी बल दिया गया है। गुरु पथ प्रदर्शन होता है और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्य का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर अपना बलि नियुक्त करता है, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोग को सभी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ की चिंता मत कीजिए। चलिए पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जितना भी वायरल होगा सभी पेपर मैं आप लोग को यहाँ करा दूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। सूफियों के मुख्य मुख्य क्या है, संप्रदाय और उनके प्रमुख संतों का नाम लिखना है, ठीक है। या तो देखिए दोनों का आंसर सेम होने वाला है, ठीक है। या तो पूछेगा सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख लिखना है। दोनों का आंसर आप लोग को सेम ही लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखिएगा, सूफियों के मुख्यतः 4 संप्रदाय थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सूफियों के कितने संप्रदाय थे, 4, ठीक है। पहला लिखिएगा आप लोग, पहला संप्रदाय थे, हाँ बिल्कुल सही है, उन्हीं वस्तु पहनने वाले को कहते हैं, बिल्कुल सही है बादल कुमार। चलिए सूफियों के मुख्यतः कितने संप्रदाय थे, 4। पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादिर संप्रदाय, चौथा है क्या, नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। तो चारों के बारे में एक एक करके पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को यहाँ मैं आप लोग करा देता हूँ। आप लोग को 80 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इसमें आप लोग को 22-23 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में, आप लोग हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को खुद वहाँ पर पछताइएगा आप लोग वहाँ। चिश्ती सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला के बारे में आप लोग देखिएगा, भारत वर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ठीक है। ये 1192 ईस्वी में भारत में आए। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें मोहम्मद गौरी से सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्या था, दूसरा संप्रदाय था सुरावर्दी संप्रदाय। तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा, सुरावर्दी संप्रदाय क्या था। चलिए ये हो गया। एक मिनट रुकिए। चलिए इसमें थोड़ा बहुत और आप लोग को लिखना है, ठीक है। इसमें और लिखिएगा, इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत बस आप लोग माइंड में याद रखिएगा, तो ऑप्शन से आप लोग छांट लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, यह मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, ठीक है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म 1235 में फरगना के गौस नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और फरीदाउद्दीन जंग फरीदाउद्दीन जंग ए शंकर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग, इनका जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा आप लोग, शेख मोइनुद्दीन औलिया, इनके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन औलिया, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल बुखारी था, ठीक है। पूरा नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। अन्य नाम, वास्तविक नाम पूछा जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन अहमद बिन दिनियाल अल बुखारी था। इनका जन्म बंदायूं में 1236 में हुआ था। इन्हें महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय तथा सुल्तान अल उल औलिया भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1325 में हुई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट है एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को जितना भी वायरल पेपर हो आप लोग को सबसे पहले यहाँ मिलता रहे, ठीक है। चलिए शेख बुरहाउद्दीन, चलिए शेख बुरहाउद्दीन के बारे में आप लोग देखिएगा यहाँ से, ये औलिया शिष्य के थे, ठीक है। ये औलिया शिष्य के थे। इन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर महबूब ए इलाही के उपदेशों का प्रचार किया। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती, हाँ बादल कुमार, ठीक है, 6 चैप्टर का है, ठीक है। सभी चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, इसको आप लोगों को 2 स्पीड पर ही, लेकिन आप लोग को 2 बार वीडियो देखना है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये फतेहपुर सिकरी के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए दूसरा था क्या, दूसरा संप्रदाय था सुरावर्दी सिलसिला। तो इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिए कम से कम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को बनेगा यहाँ से, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया। इसका जन्म मुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर 1182 में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक सिहाउद्दीन सुर क्या है, सोहरावर्दी को माना जाता है, मगर वो कभी भारत नहीं आए, वो कभी भारत नहीं आए। इस शाखा के सर्वप्रथम सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए, जो जो मखदूम जहानिया के नाम से लोकप्रिय है। उन्होंने फिरोज फिरोज तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। शेख हमीद हमीद उद्दीन नागौरी भी इसी सिलसिला के प्रमुख संत थे, ठीक है। सुरावर्दी शाखा के अन्य संतों में शेख मूसा और शाहदौला दरियाई के नाम से उल्लेखनीय है। शेख मूसा सदैव स्त्री भेष में रहते थे, ठीक है, और नृत्य संगीतों में अपना समय व्यतीत करते थे। शाहदौला दरियाई गुजरात के निवासी थे, जिसका संबंध सादी वंश थे, ठीक है, जिसका संबंध सादी वंश से था। ये तीसरा तीसरा संप्रदाय क्या था, तीसरा संप्रदाय था कादरिया सिलसिला, ठीक है। इराक के अब्दुल कादिर अल अल जिलानी इसके प्रवर्तक थे, ठीक है। भारत में कादरिया सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे, ठीक है। सिकंदर लोदी की लड़की की शादी उनसे हुई। राजकुमार दारा सिको कादरिया सिलसिला के मुल्ला शाह बदस्खी के शिष्य थे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनको भी जितना भी वायरल पेपर होगा आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस शेयर कर दीजिए थोड़ा बहुत। नक्काशीदार सिलसिला है, ये सब संप्रदाय, ठीक है। तो इसमें आप लोग को लिखना, नक्काशीदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। अकबर के अंतिम दिनों में यह सिलसिला भारत आया, ठीक है। अकबर के अंतिम दिनों में यह भारत आया। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगामी आप लोग को इंग्लिश का भी आएगा, हिंदी की भी आएगा, ठीक है। सभी का मैराथन आएगा, जिससे आप लोग को डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन, ठीक है। ख्वाजा वकी विल्लाह जो काबुल से आकर दिल्ली में बस गए थे, भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें और ऐड कीजिएगा। इसके शिष्य चलिए इसके शिष्य में शेख अहमद फारूक सरहिंदी प्रमुख थे। औरंगजेब उनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य हो गया था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। हाँ बादल कुमार बिल्कुल सही है, चिश्ती सिलसिला, ठीक है, ये भी हो गया है, ठीक है।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए, अल बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, अल बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। कहाँ का निवासी था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। अल बरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था। उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अंततः अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद है वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था। क्या लिखे हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा, गजनी। गजनी के शासन काल में महमूद ने 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, ठीक है। और एवं वहां वहां से कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गए, ठीक है। इसके बाद 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु सितंबर 1048 ईस्वी तक अलबरूनी गजनी हो में ही हो रही थी, ठीक है। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय ही अलबरूनी भारत आया था। जब महमूद गजनी आक्रमण किया था भारत पर, उस समय ही भारत कौन आए थे, अलबरूनी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ से। उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका निर्णय वर्णन उसके अपने वृत्तांतों में किया। अल बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा पर लगभग 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सब में किताब उल हिंद तथा तहकीक हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है, ठीक है, एक बढ़िया ग्रंथ है। इसमें से उसने इस पुस्तक का सृजन 30 अप्रैल 1030 से 29 दिसंबर 1031 के बीच किया। देखिए आदर्श भाई, आप कितना अच्छा जवाब देते हैं, फिर भी आप चली गई नंबर मांग रहे हैं, ये सब गलत है, ठीक है। फिर देखो, ये सब अलगे धुन में लगे हैं। एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग का एग्जाम का मात्र 1 महीना बचा हुआ है। आप ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा, लाल पीला के चक्कर में पड़ेगा तो हो गया, ठीक है। लड़की लोग, लड़का सावधान, ठीक है। देखो रात में पूछ रहा है कहाँ गई थी। करो, जाएगा, दूसरा क्या लेगा। चलो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आप लोग, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। ये सब स्वयं करना है। निम्नलिखित प्रश्नों का हल स्वयं करें। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सभी का देखिए 80 क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है, कम आप लोग को 8-9 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सिंचाई की दो अवस्थाओं व्यवस्थाओं को बताना है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपायों को लिखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, वेद वेद कितने हैं उनके नाम लिखिए। वेद कितने हैं उनके नाम लिखना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 वेद लिखे हैं, आदर्श, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। जो हिंदू में सबसे प्राचीन, ठीक है, बिल्कुल सही लिखे हैं। पढ़ने में आप अच्छे हैं, ठीक है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बस लाल पीला के चक्कर में पढ़ रहे हैं, बस वही बर्बाद हो जाएगा आपको, ठीक है। कहाँ गई थी नंबर मांग रहे हैं, ये सब गलत बात है। पढ़ने में आप अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब कीजिए। एक एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन आप लोग रखिए। शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद के विषय में आप क्या जानते हैं। इतिवृत्त क्या है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानागारों की 2 विशेषता लिखना। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये सभी क्वेश्चन को ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारणों को बताना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये सब आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया? ये सब क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, स्वयं कंप्लीट करना है, ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के दो कारण बताना है। उसके बाद है दक्षिण भारत में विष्णु एवं शिष्य भक्तों के नाम किस नाम से जाना जाता है? चलिए आगे देखिएगा आप लोग। चलिए बीच में मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम बताइए। उसके बाद है विजयनगर आने वाले कोई 2 विदेशी यात्रियों का नाम बताना है। तो बीच में मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन बताऊँ, उसको आप लोग कंप्लीट करना है, ठीक है बादल, मोहनजोदड़ो, ठीक है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, इसको आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट कीजिएगा तभी आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक है। मैं और आप लोग को, चलिए यहाँ से आप लोग को आंसर बताता हूँ। रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। रेहला बुक किसकी है आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प हो पाए, ठीक है। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। चलिए रेहला बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? इब्न बतूता। पूछा जाएगा इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। खनाबदोस जाति, और जाति भी पूछा जाएगा, खनाबदोस जाति, ठीक है, का होने के कारण बहुत घुमक्कर था, ठीक है। उसने अपने 73 वर्ष के जीवन में लगभग लगभग 77,640 मील की यात्रा तय की। देख लीजिए, कितना है, 1333 से 1342 के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की, ठीक है। 1354 में मोरक्को लौटने के बाद इब्न बतूता अपने अपनी अपनी इस यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। रेहला किस भाषा का है? अरबी भाषा का। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। रेहला अरबी भाषा का बुक है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता कहाँ था? मोरक्को का। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इब्न बतूता इस पुस्तक में नवीन सांस्कृतिक लोगों लोगों आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपनी अह- अभिमत को अभिमत को बड़ी ही सावधानी एवं कुशलता पूर्वक दर्ज किया है, ठीक है। रेहला से खिलजी एवं तुगलक कालीन भारत की न्यायिक, आर्थिक, उसके बाद भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, डाक, सड़क तथा गुप्तचर व्यवस्था, कला, उसके बाद है स्थापत्य, कूटनीति तथा दरबारी पंडितों एवं तत्युगीन लोगों के आचार विचार का तत्पूरक व निष्पक्ष जानकारी मिलती है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है रेहला के बारे में। रेहला के बारे में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। रेहला के बारे में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलता है। बुक पूछा जाता है किसकी है, किस भाषा का लिखा हुआ है, ठीक है, किसके बारे में लिखा हुआ है, मैं आप लोग को पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप लोग को बहुत सारा कंप्लीट होता होगा, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। न्यू स्टूडेंट एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताओं का पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, तो इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के केवल कैप्टन प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया, ठीक है। संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था कैप्टन मुनरो, ठीक है। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध निर्धारण तथा लगान वसूल में किसी किसी जमींदार या बिचौलियों की भूमिका होती थी, ठीक है। कैप्टन रीड तथा टॉमस प्रत्येक पंजीकृत किसानों की भूमि पर स्वयं स्वामी माना गया, ठीक है। यह राजस्व सीधे कंपनी को देगा, उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि देनी पड़ती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोग समझ जाइए, ठीक है। इस व्यवस्था के
सैद्धांतिक पक्ष के तहत, ठीक है, खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था, ठीक है, राजस्व के नहीं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को लिखना है। चलो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन, को अस्थाई बंदोबस्त कंपनी को क्या लाभ हुआ, तो इसके बारे में आप लोग लिखना अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ ये निम्न है, तो आप लोग को पॉइंट में लिखना है। पहला लिखना है अस्थाई बंदोबस्त होने से सरकार की आग निश्चित हो गई, ठीक है। सरकार आग नहीं, आय लिखिएगा, आय, ठीक है। सरकार की आय क्या होगी, निश्चित हो गई। बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया, ठीक है। बार 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 सरकारों को क्या होता था, मांगने में परेशानी होती थी, एक बार बंद दिया गया था अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 3 नंबर पॉइंट आप लोग देखिएगा, इसमें इसमें कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त होने से आमदारों को लाभ हुआ, अतः ये सरकार स्वामी भक्त बन गए, ठीक है। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सरकार को पूरी तरह साथ दिया। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त। चलिए आगे देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त, 4 नंबर पॉइंट है, अस्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकार कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे। 5वां पॉइंट है, चूंकि सरकार को निश्चित राशि देनी होती थी, अतः कृषि सुधार एवं भूमि सुधार से जमींदारी को अधिक लाभ हुआ, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, महलवारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। चलिए महलवारी बंदोबस्त आप लोग जानते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ देखिएगा महलवारी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश तथा और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड ब्लेजली द्वारा, ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था कहा जाता है। महल का शाब्दिक अर्थ गांव के प्रतिनिधि अर्थात जमींदारों या उसके पास अधिक भूमि होती थी, अर्थात जमींदार के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था, ठीक है। गांवों को एक महाल माना जाता था, ठीक है। इसमें राजस्व जमा करने का काम मुकदमा, ठीक है, प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था, ठीक है। ये सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का भूमि यानी गांव कर देते थे, ठीक है। समय के साथ साथ इसका बढ़ा दिया गया था, ठीक है, बढ़ा दिया जाता था, जैसे कि 1803-4 में प्रांतों से 188 लाख एकत्रित किए गए, आगे चलकर राजस्व बढ़ गया था, 297 लाख कर दिया गया था, ठीक है। आगे धीरे धीरे इसमें इंक्रीज यानी बढ़ाता था, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, 49 क्वेश्चन मैंने आप लोग टोटल अभी करा दिया है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज का उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, ठीक है। पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, औद्योगिक मजदूरों और कारीगरों की दशा खराब होना। तो यहाँ से लिखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग, उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव हस्तकला कारीगरों एवं कपड़ा उद्योग पर हुआ। औद्योगिक क्रांति के आने से अंग्रेज सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट करने हेतु इसे निर्मित माल की खपत एवं कच्चे माल की मंडी में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। देशी रियासतों के अधीन अनेक हस्त कारीगरों का पतन भी राजा की भांति होने लगा। परिणामतः राजा के राज्य समाप्त होने से ये उद्योग समाप्त होने लगा। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, कृषि की हानि और किसानों की निर्धनता। यहाँ देखिएगा अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही किसान विरोधी नीतियां अपनाई, ठीक है, जिनसे वे अधिक से अधिक धन एकत्र करने लगे। निर्धारण बड़े बड़े जमींदारों को दया पर निर्भर निर्भर थे, जो उनसे कई प्रकार के अवैध कर वसूलते थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग,
चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आप लोगों को, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू प्रबंध की त्रुटियां। अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक ही प्रकार का भूमि प्रबंध स्थापित नहीं किया, बल्कि देश में भिन्न 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 भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रणालियां स्थापित की। चलिए चौथा पॉइंट आप लोग देखिएगा, लगान एकत्रित करने के कठोर तरीके। ठीक है, तो कृषि के उपज व अकाल पड़ने से कृषक को भूमि कर देना मुश्किल होता था। परिणाम स्वरूप या तो किसान खेत बेचता था या साहूकार के पास गिरवी रखता था। ठीक है, दोनों स्थिति में किसानों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। ठीक है, चलिए साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण, यहाँ देखिएगा आप लोग, अंग्रेजों से पूर्व साहूकार ब्याज की दर आम जनता द्वारा तय तय करता था। वह अधिक से अधिक किसान द्वारा रखा गया गहना या उपज का कुछ भाग भी ही ले सकता था। ठीक है, परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा पारित नए भू राजस्व कानून कर न देने की स्थिति में भूमि एशिया क्या भूमि हथिया सकता था। ठीक है, उसके बाद परिणाम स्वरूप वे किसानों पर मनमानी करने तथा उसका शोषण करने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 51 नंबर क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं, चलिए कहाँ से चालू हुई थी 1857 क्रांति, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी को फायदा हो सके। ठीक है, और भी बहुत सारा क्लास अभी आप लोग का होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग जानते हैं। चलिए 1857 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सुअर व गाय की हड्डियों व खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था एवं हिंदू व मुसलमान को लग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं। इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक बना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, 1856 में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक ब्राउन बैस, लोहे की पुरानी बंदूक कौन था, ब्राउन बैस, आप लोग याद रखिएगा ब्राउन बैस। चलिए इसके बाद थोड़ा और देखें, के स्थान पर, ब्राउन बैस के स्थान पर कौन सा आया था, नवीन इनफील्ड राइफल्स। ब्राउन बैस के यहाँ पर कौन सा राइफल आया था, नवीन इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, ये बंदूक का नाम है, सैनिकों को प्रयोगार्थ दी। ठीक है, इसके कारतूस पर चिकना कागज लगा था। ठीक है, इसके कारतूस पर चिकना कागज लगा था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांत से काट कर खोलना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, इसको खोलने से पहले क्या करना पड़ता है, दांत से काट कर इसको खोलना पड़ता था। ठीक है, जनवरी 1757, जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों के मुंह पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। ठीक है, कालांतर में, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ थे, एक मिनट, चलिए यहाँ थे हम लोग। चलिए चर्बी वाला कारतूस हो रहा था कालांतर में। चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। कालांतर में यह पता चला कि पुलिस शस्त्रागार में गाय एवं सुअर की चर्बी उपयोग की जाती है। इससे हिंदू मुस्लिम, ठीक है, इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। ठीक है, 23 जनवरी 1857 को कलकत्ता के पास दमदमा में सेना के कारतूसों का खुलकर विरोध किया। ठीक है, इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण बना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा 1857 क्रांति कब से स्टार्ट हुआ, तो 10 मई। ठीक है, 10 मई
1857 मेरठ से, ठीक है। 10 मई 1857 मेरठ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बनेगा, ठीक है। चलिए न्यू स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा नेक्स्ट, देखिएगा 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। 1857 के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। वहाँ था तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है। चलिए देखिएगा ब्लेजली का शासनकाल था 1458 से 18 1758 से 1805, ब्लेजली, ठीक है। ब्लेजली का शासनकाल कब था? 1758 से 1805, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ब्लेजली की सहायक संधियों से भारत में राजनीतिक असंतोष व्याप्त था। यही कसर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856, हड़प हड़प नीति जो था इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है। तो नीति पूर्ण कर दी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ली बार्नर ने लिखा, ली बार्नर का क्या लिखा था? डलहौजी कोई भी ऐसी परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था कि उसे किसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का अवसर देता हो। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सातारा, ठीक है, सातारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर एवं जौनपुर आदि रियासतों पर को हड़प लिया, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर के वंश लाल किला लाल किला खाली करने का हुक्मनामा सुना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कानपुर में पेशा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, ठीक है। इससे अधिकांश राज्य असंतुष्ट हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखिएगा बिल्कुल सही दिए हैं अंकित कुमार, ठीक है ना। अंकित कुमार बिल्कुल सही दिए, 10 मई 1857, ठीक है। 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैं आप लोग को बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए बीच में मैं आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह पर का संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है। चलिए वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय देना है, बोलिए वीर कुंवर सिंह कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे 1857 क्रांति में, बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब देना है वीर कुंवर सिंह, ठीक है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? चलिए इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त परिचय देना है आप लोग को। यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिएगा बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में 1882 में हुआ था, ठीक है। आरा नहीं होगा, आरा बिल्कुल गलत है। 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे, ठीक है। आरा में कहाँ पे, ठीक है। वे राज परिवार संबंधित थे। बाबू कुंवर सिंह क्या है, शाहजादा सिंह के पुत्र थे, ठीक है। चलिए 1826 में पिता के मृत्यु के बाद वे जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे, ठीक है। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली, देखिए पटना से कौन किया था 1857 का नेतृत्व? पीर अली, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर अली थे पटना से, ठीक है। लखनऊ निवासी पीर अली, ये कहाँ के थे? पीर अली जो थे लखनऊ के थे। लखनऊ निवासी पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता का काम करते थे, ठीक है। ये लखनऊ के थे, ठीक है ना, पुस्तक विक्रेता का काम करते थे। पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग पीर अली, उसका पीर अली ने फांसी से पूर्व कहा कि यदि मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे। चलिए पीर अली का यह कथन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे, ठीक है, ये पीर अली का कथन है। आगे देखिएगा आप लोग द और ऐसा ही हुआ, ठीक है, और ऐसा ही हुआ उसकी फांसी का समाचार पाते ही 25 जुलाई को दानापुर की 3 देसी पलटनों 7वीं 8वीं और 40वीं ने 25 जुलाई 1857 की क्रांति का शंखनाद कर दिया। इन्होंने जगदीशपुर पहुंचकर बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व संभालने की गुजारिश की। बाबू कुंवर सिंह की आयु उस समय 80 वर्ष की थी। कितना थी? 80 वर्ष। उन्होंने क्रांतिकारियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। बहादुरी से संघर्ष करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन? 53 क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए
1857 की क्रांति और सफलता के कारण, 1857 की क्रांति और सफलता क्या कारण रहे, तो ये सब बताना है आप लोगों को, ठीक है। 1857 की क्रांति और सफलता का कारण, या पूछ सकता है 1857 की क्रांति की विफलता का कारण होगा। दोनों का आंसर आप लोग को सेम ही बताना, अथवा लगा है तो ये क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आंसर आप लोग को सेम ही देना है, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा इसका। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। न्यू स्टूडेंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके, ठीक है। थोड़ा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अभी आप लोगों का देखिए इंग्लिश का होगा, ज्योग्राफी का होगा, सभी जितना भी विषय बचा हुआ सभी का मैराथन मैं लूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिएगा 1857 की क्रांति और सफलता के कारण, 1857 की क्रांति की और सफलता का एक ही अनेक, एक नहीं अनेक कारण थे। 1857 के क्रांति और सफलता के एक नहीं अनेक कारण थे जो कि निम्नवत हैं। चलिए एक एक करके मैं आप लोग को पढ़ता हूँ यहाँ, ठीक है। योग नेतृत्व का अभाव, योग नेतृत्व का अभाव पहला है, योग नेतृत्व का अभाव। क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर अत्यंत वृद्ध थे। क्रांतिकारी का क्रांतिकार क्रांतिक नेता थे बहादुर शाह जफर, ये अत्यंत वृद्ध थे। नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बख्त अली, बेगम हजरत महल आदि क्षेत्रीय नेता थे। तात्या टोपी ने सभी नेताओं को संगठित करने का प्रयास किया तो किया, मगर मगर तब वो देर हो गए, ठीक है, देर हो चुकी थी। चूक दूसरी ओर हैवलॉक, कैंपवेल एवं आउंट्रम अत्यंत योग्य सेनापति थे, ठीक है, ये सब अंग्रेजी थे। भारत में अखिल भारतीय स्तर पर एक योग नेता का अभाव था, ठीक है, योग्यता मेन कारण था विफल का, ठीक है, योग्यता ही नहीं था इस सबको। वो सब बहुत ही पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे भी थे प्लस में बहुत ही दिमाग से कम लेते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। समय से पूर्व, समय से पूर्व, इस देखिएगा दूसरा अपने समय से पूर्व विद्रोह की स्थिति 31 मई 1857 तय की गई, ठीक है, मगर विद्रोह समय 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। 31 मई को डेट रखा गया था, लेकिन कब से स्टार्ट हो गया, 10 मई 1857 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मेसलन ने लिखा है, यदि विद्रोह निर्धारित योजना अनुसार सभी स्थानों पर एक साथ होता तो अंग्रेजों के सामने विकट समस्या आ सकती थी, ठीक है। समय से पूर्व ही वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये भी कारण था। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, देसी राजाओं का राज्यों का सहयोग, तो इसमें से देखिएगा राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, गुजरात आदि में शासकों ने विद्रोह को फैलने नहीं दिया। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जींद और नेपाल आदि ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों के साथ दिया। तो ये सब अंग्रेजों को नहीं होता है घर का ही दुश्मन, ये सब, ठीक है। आगे देखा विद्रोह के क्षेत्र का सीमित होना, विद्रोह का क्षेत्र भी सीमित था। विद्रोह भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा, सभी जगह से होता तभी तो अंग्रेज को समस्या होती, यहाँ कुछ भाग में ही विद्रोह हुआ था। गोरखा व सिखों द्वारा अंग्रेजों की मदद, गोरखा और सिख, गोरखा गोरखा यानी जानते हैं, गोरखा नेपाली सब था, ये सब अंग्रेज की मदद कर रहा था, ठीक है। और ये था सिख यानी पंजाबी सब जो था, ये सब भी अंग्रेजी की ही मदद कर रहा था, ठीक है, भारत को होकर अंग्रेज का मदद करता था। इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है, ये सब अंग्रेज का मदद किया था। अनेक वर्गों की अनेक वर्गों की उदासीनता, ये सब भी कारण था। कुछ वर्ग इस विद्रोह के प्रति उदासीन रहे, कुछ शिक्षित वर्ग के लोग अंग्रेज शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे, ठीक है। सीमित संसाधन, संसाधन भी सीमित था, ठीक है, विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था, संसाधन का भी अभाव था, ठीक है। अंग्रेजों का अनुकूल परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी, ठीक है, अंग्रेजों के हित में ही थी, ठीक है। कैनिंग की उदारता, कैनिंग, ठीक है, जब 1857 क्रांति हुआ था उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, कैनिंग थे, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से बनेगा, ठीक है। जब 1857 क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे कैनिंग, ठीक है। रॉबर्टसन ने लिखा कि कैनिंग की उदारता ने विद्रोह को जल्दी समाप्त करने में मदद की, ठीक है। उसने
आगे देखिएगा, उसने उसने घोषणा की कि बिना जांच के किसी को भी दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखिएगा। अंग्रेजों ने यद्यपि उस व्यंग का कार्टून बनाए और उसे दयावान कैनिंग की उपाधि दी। 10वां लिखिएगा, वैचारिक एकता का अभाव। वैचारिक एकता का अभाव ये भी कारण था। ठीक है, विद्रोह ने नेताओं के बीच वैचारिक स्तर पर एकता का अभाव था। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चंपारण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त विवरण लिखें। ये क्वेश्चन भी दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चंपारण के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। चलिए यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा क्लास में। चलिए, चंपारण का मामला महात्मा गांधी के सामने आया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या कर दिया था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आप लोग को नील की खेती करना, 20 कट्ठा में 17 कट्ठा नील खेती और 3 कट्ठा में आप लोग अनाज उपजाइए। ठीक है, ये अंग्रेजों का कहना था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, किसान इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। तो 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल 1917 के चंपारण राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्याओं को सुना व सही पाया। ठीक है, गांधी जी से चंपारण छोड़ने की बात कही गई, लेकिन सत्याग्रह के समान उन्होंने इस मामले से इनकार कर दिया। गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण के किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है, अंत में गांधी जी विजय हुआ। ठीक है, अंत में क्या हुआ, गांधी जी सफल रहा। ठीक है, अंत में गांधी जी इस आंदोलन में क्या हुआ, सफल रहा। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, अंत में गांधी जी सफल हुआ इस मामले में। चलिए, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने गांधी जी चंपारण छोड़ने की बात कही गई, लेकिन सत्याग्रह के सामने उन्होंने इन मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के प्रयासों से सरकार ने चंपारण में किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया। इस अंत में, चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिएगा, अंत में गांधी जी विजय हुआ। आयोग के 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर और अंग्रेजों के अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। ठीक है, यह गांधी का पहला स्वाभिनव आंदोलन था। ठीक है, पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोगों ने लिख लिए होंगे। उसके बाद है रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है 56 से लेकर, ठीक है, 56 से लेकर 80 तक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को करा दूंगा। इतना आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बीच में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, उसको भी आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, और सभी विषय का एक एक करके मैं आप लोग को मैराथन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का ज्योग्राफी का भी होगा। ठीक है, इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी, जितना भी आप लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह भी होगा। ठीक है, आप लोग को जो जो सब्जेक्ट है, आप लोग कुछ क्लास मैंने करा दिया है ऑब्जेक्टिव का, आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग जो जो विषय आप लोग का देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट